नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसान से जुड़े मुद्दों पर, कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर और सरकार की योजनाओं को बताते हुए संसद में लंबा भाषण दिया। लेकिन भाषण में कुछ बातें कही प्रधानमंत्री मोदी ने। भाषण में उन्होंने छोटा किसान वर्सेस बड़ा किसान की एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के हवाले से, उस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़े दिए। आंकड़े कि देश में कैसे 12 करोड़ छोटे किसान हैं और उन छोटे किसानों की चिंता में सरकार ने ऐसे कृषि कानून बनाए हैं जो देश के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आंदोलन करने वाले लोगों को घेरा, उन्हें उनके लिए आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, परजीवी कहा और एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसे लोग हर आंदोलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखते हैं। उन्होंने कहा, वही बातें दोहराई जो 100 बार प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री और उनके प्रवक्ता, सरकार के से जुड़े तमाम नेता मंत्री बोलते रहे हैं। एमएसपी जारी था, जारी है, जारी रहेगा। और साथ में उन्होंने फायदे गिनाए कि सरकार की जो नीतियां हैं, किसानों से जुड़ी नीतियां, चाहे किसान के लिए बीमा योजना हो, चाहे किसान से जुड़ा हुआ सम्मान निधि हो, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के आंकड़े पेश किए कि इससे देश के किसानों का कितना भला हो रहा है। लेकिन पूरे भाषण में वो ये तो पूछते रहे कि आंदोलनकारी लोग या विपक्ष ये नहीं बता पाया कि इन कानूनों में खामी क्या है, जैसा सवाल पहले 3 दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी पूछा था कि इन कानूनों में काला क्या है, विपक्ष ये नहीं बताया। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी तंज किया कि इन कानूनों में खामी क्या है, ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन साथ में ये भी प्रधानमंत्री ने अपने लंबे भाषण में अपनी योजनाएं गिना दी। देश में कितने छोटे किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं, ये बता दिया। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया, या उनके भाषण से कम मुझे इसका पता नहीं चला कि इन कृषि कानूनों से छोटे किसानों को फायदा क्या है। तो इन्हीं मुद्दों को समझेंगे जो प्रधानमंत्री ने आज भाषण में कहा। उनके भाषण में जो बातें कही गई वो उन कानूनों के पक्ष में जरूर है, लेकिन क्या इस छोटे किसान जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उन किसानों की तकदीर इन कानूनों से बदलने वाली है? और कुछ सवाल जो आज के भाषण से पैदा होते हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके सोमपाल जी। वाजपेयी सरकार में सोमपाल जी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य रहे और सबसे बड़ी बात, दशकों से कृषि मामले को बहुत करीब से एक किसान के तौर पर, नेता के तौर पर, एक्टिविस्ट के तौर पर और मंत्री के तौर पर और अलग अलग भूमिका में देखते समझते रहे। तो सोमपाल जी हमारे साथ हैं। मकसद हमारा यह भी है कि प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ मुद्दों का विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले सोमपाल जी, आपका परिचय कराते हुए, चूंकि आप बहुत मुखर होकर बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे, चूंकि आपकी समझ है, प्रधानमंत्री ने जो आज छोटा किसान वर्सेस बड़ा किसान कहा, इसका क्या मकसद लगा आपको और इससे हम क्या समझे? इसके साथ कुछ आंकड़े भी उन्होंने पेश किए कि कितने छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर से कम वाले, 2 हेक्टेयर से कम वाले, जिक्र चरण सिंह का किया, कृषि सेंसस का किया, एग्रीकल्चर सेंसस का किया। क्या मतलब निकाला जाए सोमपाल जी? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है वो कोई नए नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के समय छोटे किसानों की जो संख्या थी उसके मुकाबले में बड़ी है। इन्होंने 71 के कृषि सेंसस का चर्चा किया, परंतु जो अद्यतन लेटेस्ट जो सेंसस है वो 2015-16 का है। उसके आंकड़ों के ऊपर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे कि 2 हेक्टेयर तक के किसानों की संख्या जो है वो 68% है और 4 हेक्टेयर तक के किसानों की संख्या 87% है और 8 हेक्टेयर तक के किसानों की संख्या करीब 95% है और 10 हेक्टेयर से छोटे किसानों की संख्या 99.3% है। यानी जिसको बड़ा किसान कहा जा सकता है भारत की परिभाषा में, वो केवल 0.7% है। तो ये तो है आंकड़ों की बात। तो कोई नई बात नहीं की और चौधरी चरण सिंह जी जो कोट किया वो पुरानी बात हो चुकी। उससे ज्यादा छोटे किसान बाद में, जब छोटे किसानों की संख्या बढ़ी है जमीनों के बंटवारे के कारण, आप ग्रामीण क्षेत्र से जानते हैं, आते हैं, इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, यदि छोटे किसानों के
प्रति इतना दर्द है उनके दिल में, इतनी संवेदना है, इतनी परेशानी है और इतनी चिंता है। तो विडंबना की बात यह है अंजुम जी, जिन क्षेत्रों से आप आते हैं, पहले ये एक आरोप सा लगाते रहे कि पंजाब के और हरियाणा के और पश्चिम यूपी के बड़े किसान इस आंदोलन के पीछे हैं। तो चलिए, बड़े किसान को आप छोड़ दीजिए, आप एक यही वायदा करिए कि छोटे किसान को जो 86-87% हैं, उनको हम 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की गारंटी देते हैं। आश्चर्य और विडंबना की बात यह है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य का उत्तर प्रदेश और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं बागपत में औसत किसान के पास 1 हेक्टेयर नहीं, 1 एकड़ जमीन है। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, बागपत का रहने वाला हूं। तो आप वहीं खरीद नहीं करते। और पश्चिमी यूपी और बिहार और यूपी जहां गन्ना सबसे ज्यादा होता है, यूपी तो अब भारत में गन्ने का अग्रणी प्रदेश है, पहले महाराष्ट्र होता था, पिछले 4 वर्ष से सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जब से इन श्रीमान जी की सरकार आई है, गन्ने का इतना बड़ा बकाया राशि आज तक कभी नहीं हुई थी। पिछले साल तो एक स्टेज के ऊपर आकर 16,500 करोड़ रुपया, जरा देखिए, 16,500 करोड़ रुपया तो एरियर था और 2,500 के ऊपर ब्याज बैठता था। और 2017 के यूपी के चुनावों में इन्होंने लगातार कहा था, उधर उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण और उधर किसानों का भुगतान। मेरे अपने खेत जो पड़ते हैं ककोर गांव के मलकपुर मिल में, पिछले वर्ष के पेराई सीजन के फरवरी तक का भुगतान हुआ है, आधा पिछले वर्ष का, और इस वर्ष 5 नवंबर से मिल चले थे, आज तक 1 नया पैसा नहीं आया। स्टेट की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता था, आज भी पर्ची के ऊपर 00 पढ़कर आ रहा है। उसमें इनका क्या लगता है, जबकि बिजाई से 1 महीना पहले घोषित कर देना चाहिए था। तो ये जो बात इन्होंने कही है, उसके पीछे केवल एक ही नियत है कि पहले पंजाब किसान को अलग थलग करने की बात थी, उनके ऊपर कभी आतंक के सहारे का, कभी विदेशी सहायता का, कभी बड़े किसान का आरोप लगाया जाता था। उसी में फिर हरियाणा सम्मिलित हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए, तो ये छोटे और बड़े किसान का सीधे सीधे इससे ये नियत प्रदर्शित होती है कि किसानों में भी वर्ग भेद डालकर उस फूट का लाभ उठाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या छोटा किसान है, आपके शब्द जाल में फंसकर वह वोट कर देगा। पर अब ये भूल रहे हैं कि किसानों को आजकल हम जैसे भी सहयोगी और उनके प्रतिनिधि मिले हुए हैं, जिन्होंने ये सब चीजें उनको अब सिखा दी हैं। वो 70 और 60 के दशक का किसान नहीं है कि आपके इस भाषा जाल में फंसकर और आपस में वो मतभेद करके फूट डाल लेगा, इस बात को भूल जाइए। पर मुझे लगता है निश्चित रूप से कि कहा गया वो इसी नियत से है। ये मेरा उत्तर है आपकी बात। अब ये बताइए कि अगर ये छोटा किसान और बड़ा किसान कहते हैं, लेकिन पूरे उसमें जो भी आपने सुना उनका भाषण, सोमपाल जी शायद आपने भी सुना होगा, इस भाषण से आपको समझ में आया? वो तंज मजाक में जरूर उड़ा रहे थे कि आंदोलन पर इतनी बात हुई, आंदोलन कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बात हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि इन कानूनों से नुकसान क्या। ये तंज उन्होंने किया और उसी में उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया, परजीवी, आंदोलन जीवी। हालांकि ये पार्टी या ऐसी तमाम पार्टियां आंदोलन के गर्भ से निकली है या आंदोलन के गर्भ से निकलकर उन्हें सत्ता हासिल हुआ है, इसकी मिसालें हैं। 77 के आंदोलन देखें, अन्ना आंदोलन देखें, जिसके पीछे बीजेपी भी थी और बेनिफिशियरी बीजेपी भी रही, केजरीवाल भी रहे। लेकिन हम उस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात कि उस भाषण का टेक अवे क्या है, क्या हासिल है, उससे समझ में आ रहा है कि इन कानूनों से कैसे फायदा है, या सिर्फ एक चाल है कि जो जैसे होता है ना, आप बांटने के लिए कर दो ताकि जो देश का बड़ा तबका है, छोटे किसान, वो डर जाए और या उनके मन में यह बात बैठा दी जाए कि दरअसल ये बड़े किसान हैं, इसलिए इनके हित के पक्ष में वो कानून नहीं है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये बात तो मैं अंजुम जी कह चुका हूं कि निश्चित रूप से ये आंदोलन और किसान वर्ग को विभाजित करने का कि इसमें मंशा नजर आती है। तो मैं पहले कह चुका हूं, इसमें मुझे तो कोई दो मत है नहीं ना, मैं अपना मत बदलने को तैयार हूं। अब रही ये बात जो मैंने कहा, अगर छोटे किसानों के प्रति हमदर्दी है तो ये छोटे किसानों को आश्वासन दे दें। और दुर्गति इस बात की है कि बिहार, जहां छोटे किसानों की संख्या प्रतिशत की दृष्टि से भारत में शायद बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा है,
और वहीं उन्होंने 2014 में मंडी या उससे भी पहले शायद मंडी को समाप्त कर दिया था, और वहीं किसान की सबसे ज्यादा दुर्गति है। उसका प्रमाण ये है कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड सबसे ज्यादा माइग्रेशन, और ईस्ट यूपी और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर खेत में काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा में आता है। उनके अपने प्रदेश में अगर स्थिति अच्छी होती तो वहां उनको 100 रुपया, 150 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 400 से 500 रुपया प्रतिदिन मिलती है। तो अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति है तो उन्हीं के हित की रक्षा आप कर दीजिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं। बाकी भी जो उन्होंने बहुत चीजें कही हैं, आप चाहें तो मैं बता दूं। जी जी जरूर बताएं। हाँ, एक तो उन्होंने ये कहा कि हमने, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड का उन्होंने बहुत गौरव से नाम लिया और ऐसा चाहा कि जैसे सारा क्रेडिट इन्हीं को है। इतिहास की बात है, क्रेडिट कार्ड मेरे द्वारा प्रस्तावित उपाय था और माननीय वाजपेयी जी के समय इसका ये शुरू हुई थी प्रणाली। तो ये पुरानी योजना है और यूपीए की सरकार इस बीच में 10 वर्ष रही, उन्होंने भी रखा इसको। जैसे जैसे बैंकों की वित्तीय अवस्था बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि उसके माध्यम से मिलने वाला क्रेडिट का ग्राफ ऊपर जाता रहता है। तो वो इनकी बनाई हुई योजना नहीं है। उसमें पूरे के पूरे 1999 में 98 में जब हमने क्रेडिट कार्ड शुरू किया, उससे अब तक आंकड़े देख लीजिए। सरकार चाहे वो हमारी पहली रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की रही हो, ये हो, एक उसमें सतत वृद्धि होती रही है। तो उसका ये क्रेडिट लेना कि हमने क्रेडिट कार्ड दिया और हम लोन दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत दावा है इनका। बीमा योजना, मेरे समय में मैंने उसको अपनी कलम से अपने अधिकारियों के साथ बनाकर उसको पेश किया था, बल्कि बाद में उसमें परिवर्तन करके, ये आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगा रहा हूं मैं, उन्होंने इसको परिवर्तन करके कंपनियों के हित का बना दिया। और अगर आप पिछले सालों के आंकड़े देखेंगे तो जितना इनके पास सरकारी और लोगों की प्रीमियम की राशि इकट्ठी हुई, उसका 1/4, 1/3 भी किसानों ने, आज उन्होंने उसकी भी शेखी बघारी कि हमने इतना मुआवजा दिया। परंतु आप कंपनियों की बैलेंस शीट देखिए, जितनी भी कृषि बीमा योजना के तहत कंपनियां काम कर रही हैं, उनके पास प्रीमियम की राशि ज्यादा कलेक्ट हुई है और मुआवजा किसानों को कम मिला है। तो उसका अगर लाभ मिला है तो कंपनियों को मिला है, और ये पुरानी योजना है, इनकी नहीं है। यूरिया नीम कोटेड का नाम लिया इन्होंने, तो आप यूरिया मंगाइए कल, अंजुम जी आप तो वहीं रहते हैं ना, खेत होगा कहीं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप कल जा रहे हैं ना कुरुक्षेत्र, यूरिया नीम कोटेड लीजिए हाथ पर मेरे सामने, वहां से। कोटेड नहीं है, वो हरे रंग में डुबोया हुआ है। नीम का तेल और नीम की निबोली इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और उस सेक्टर के अंदर, उन फैक्ट्रीज के अंदर जो सरकारी फैक्ट्रियां भी हैं और सहकारी उसकी हैं, इफ्को, क्रिबको, मैं दर्जनों अधिकारियों को जानता हूं, इतना न नीम भारत में होता है, न इतना तेल है, वो हरे रंग में डुबोया जाता है, कोटेड नहीं है। कोटेड वह होता है, अंजुम जी आपने देखा हो छोटे रेस्टोरेंट में आप भोजन करते हैं ना, एक वो सौंफ आती है कोटिंग वाली, जिसके ऊपर चीनी का रंगीन कोट, वो कोटेड होता है। ये कोटेड नहीं है, इसके ऊपर हरा रंग स्प्रे कर दिया जाता है, इसमें नीम का तत्व नहीं है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो कई बार सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट जाके इसका भंडाफोड़ करूं, पर मेरे पास इतने तो ये करना चाहिए। सोमपाल जी, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में बीते कुछ सालों में नीम कोटेड यूरिया का जिक्र सैकड़ों बार हुआ है। कोई भी वाक्य ऐसा नहीं कहा इन्होंने जो राधा मोहन सिंह नहीं कहते रहे हो, नरेंद्र तोमर नहीं कहते रहे हो, सरकारी रिपोर्ट्स में ना छपता रहा हो, नीम कोटेड, नीम कोटेड। एक और दावा किया बहुत इसी तरह का खोखला और झूठा, मैं फिर बहुत कड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, झूठा, कि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर दी। सारे भाषण दे रहे पिछले पुराने 6.5 साल से। एक तो मुझे बताइए कि अगर किसान को या किसी मरीज को, आप बीमार हैं, आपको आपका हेल्थ कार्ड इशू कर दिया और आपका इलाज किया नहीं, तो हेल्थ कार्ड से स्वस्थ हो जाएंगे क्या? दूसरी बात, मैं ये भी चुनौती पूर्वक कह रहा हूं और इसको शपथ पत्र पर लिखने को तैयार हूं, सजा भुगतने को तैयार हूं, कि किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं मिला, न मेरे गांव में मिला, न मेरे इलाके में मिला, जहां मेरी जमीन है, मेरे जैसे जाने माने और प्रबुद्ध व्यक्ति को आज तक सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं मिला। उसके आगे अगर कार्ड मिला भी है तो मिट्टी की जांच का कोई प्रबंध नहीं है, कितना नहीं हुआ इसका सर्वेक्षण करिए। अब तो आप जा रहे हैं ना, कल पूछिएगा कितने लोगों की मिट्टी की एनालिसिस हुई है। और उसके अगला सवाल,
अगर उस मिट्टी में कुछ खामी पाई गई, असंतुलन पाया गया, कुछ पोषक तत्वों की कमी पाई गई, तो उसके लिए जो संतुलित खाद देना था उसका उपचार कितना किया गया। तो ये भी झूठा दूध पीता जा रहा है। सिंचाई के ट्यूबवेल के बारे में एक इन्होंने दावा किया कि बड़े किसान, सुनिए अंजुम जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री ने कही। अंजुम जी, सुन रहा ये हूं। बड़े किसान तो ट्यूबवेल लगा सकते हैं, छोटा नहीं लगा सकता, और छोटे को तो उसको पैसा देकर इस्तेमाल करना पड़ता है। पर आप समझते हैं कि सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगाओ तो 2 लाख से 5-10 लाख रुपया खर्च आता है। अगर बराबर में एक छोटा किसान है, उसको एक फसल में 3 या 4 बार सिंचाई करके 500 रुपया प्रति सिंचाई देना भी पड़ा, तो वो 2000 रुपये सस्ता है या 5 लाख 10 लाख का ट्यूबवेल लगाकर उसका ब्याज भुगतना सस्ता है? किसको अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं? जिन्होंने खेती की नहीं, खेत में गए नहीं, इस तरह की झूठे घड़ियाली आंसू बहा उस किसान की तो आसानी है, बल्कि चाहिए कि 10-20 किसानों को एक ले ले और उसका सब खर्च भुगत लें। तो ये तो एक व्यवस्था अच्छी है कि कम से कम उसको पानी तो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा तो उसको ऐसे पेश करना जैसे बड़ा किसान ट्यूबवेल वाला उसका शोषण कर रहा हो। ऐसे ही इन्होंने ग्राम सड़क योजना का चर्चा की। ग्राम सड़क योजना, जिस समय मैं योजना आयोग में था 1999-2000 में, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुई थी चालू, और वो यूपीए सरकार में भी रही, इसमें भी रही। जैसे क्रेडिट कार्ड उस समय शुरू हुआ था, इस योजना में सतत आवंटन बढ़ता जा रहा है। इसका ये दावा करना कि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई है, ये भी झूठा दावा। दुग्ध उत्पादन के विषय में कहा, सकल घरेलू उत्पाद में मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि दूध के उत्पादन का 28% योगदान है, उसी की पुष्टि की आज प्रधानमंत्री जी ने। हो सकता है उसका जिक्र भी किया है उन्होंने डेयरी के योगदान का। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कोरोना से पहले भैंस के दूध का दाम 40-41 रुपया और गाय के दूध का 31 रुपया किसान को मिलता था। कोरोना के काल में वो 26 से और 18 के बीच आ गया। महाराष्ट्र के लोगों ने तो सड़क के ऊपर दूध फेंका। तो अगर इतना दर्द था तो उसके, और जबकि उपभोक्ता के लिए किसी भी सरकारी या सहकारी, अमूल, एनडीडीबी, मदर डेयरी या जो यहाँ की दिल्ली वाली डेयरी है, किसी ने उपभोक्ता के दाम तो कम किए नहीं, किसान के कम हुए। तो अगर आपको उनकी चिंता थी तो उसको तो सुनिश्चित करा देते, और उसके तो दाम घटे हैं उससे उल्टा। डेयरी का योगदान इन्होंने बताया। और उत्तर प्रदेश में तो एक और अन्यायपूर्ण बात कर दी इन्होंने अंजुम जी, ये आप पूछिएगा उस दिन भी मैंने आपको कहा होगा शायद, ये कि जो भूमिहीन किसान है, जैसे गांव में लोहार था, बढ़ई था, सुनार था, या दूसरे जो लोग थे कारीगर और भूमिहीन मजदूर थे, उनका विचारों का एक सहकारी काम ये रहता है, एक धंधा, कि वो अपने यहाँ 1, 2, 3, 4 पशु रख लेते हैं, किसानों के खेत में काम करते हैं, चारा उनसे उनको उनकी श्रम का या मुफ्त में मिल जाता है, और दूध को बेचकर अपने बच्चे पाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कर दिया कि जो परिवार 1 से ज्यादा पशु रखेगा, 2 या उससे अधिक पशु रखेगा, उसको कमर्शियल डेयरी माना जाएगा, और उनको जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि तुम कमर्शियल कनेक्शन लो बिजली का, जिसके रेट 25-30% ज्यादा हैं। और जो मुफ्त में कनेक्शन दिए थे वो लोग भुगतान नहीं कर पाए, उनके कनेक्शन काट दिए। जिस उसके उन्होंने आज भी सिलेंडर का भी जिक्र किया, जो 430 रुपए का था अब 760 का हो गया, और उनके ऊपर बिजली के नोटिस आए हुए। तो आप गांव में जाकर, मैं तो पूछ कर कह रहा हूं सूचना के आधार पर, अंदाजे से नहीं, तो वो जो गरीब किसान है बेचारा, उसके 2,500-3 हजार रुपया कैश आउट गो हो गया इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि गैस की कंपनियां शेल गैस की डिस्कवरी के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में एग्रेसिव सेल करना चाहती हैं गैस का। तो हित पोषण तो उन कंपनियों का हो रहा है, और दया भाव दिखा रहे हैं किसानों के प्रति, और उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब ये बताइए कि चूंकि वही बात जो शुरू में हमने की, ये पूरे भाषण का लब्बो-लुआब ये था जो शुरू में 2 सवालों में बात आई, जिसमें कि कहीं लोगों को लगे, छोटे किसानों को जो एमएसपी के बेनिफिशियरी नहीं है, बिहार, यूपी या दूसरे राज्यों के, जब वो कहते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को जैसे आजादी मिली है, क्यों क्या इनको नहीं मिलने चाहिए, दूध का जिक्र करते हुए कहा। और उसी में एमएसपी को लेकर जो उन्होंने कहा कि एमएसपी है और जारी रहेगा, ये भाषण है। अब ये बताइए, सिर्फ इस आधार पर
कि आप 1000 बार ये बात करते रहे कि एमएसपी था, है, जारी रहेगा, क्या इसके आधार पर, उनके फेस वैल्यू पर, उनके जुबान से ये जो बात निकल रही है उसके आधार पर लोग तय कर ले? क्योंकि इस कानून के बाद जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, एपीएमसी के बरक्स जो प्राइवेट मंडियां आएगी, उस पर यह कैसे लागू होगा जुबानी जमा खर्च? और ये क्यों मान ले किसान? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना क्या मैनिफेस्टो में लिखित नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने शपथ पत्र एफिडेविट दिया कि ये संभव नहीं है, वो क्या लिखित नहीं था? 2018 में ये झूठा दावा ठोका कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कर दी, और आज तक उसको बार बार दोहरा रहे हैं ढिठाई से। उसमें उसकी परिभाषा क्या लिखित रूप से नहीं बदली? C2 के बजाय A2+FL के ऊपर चले गए। और जो भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसके लिए बहुत बड़ी वकालत करते थे माननीय राजनाथ सिंह जी, और उनके रिकॉर्ड पर भाषण देखिए, उसको आकर उसमें तब्दीली करके और उसके मुआवजे की राशि आधी करना, ये क्या लिखित और कानूनी आश्वासन नहीं था? और गन्ने का जो भुगतान है उसका 1954 से कानून बना हुआ है कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता, 15 दिन में, तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, और एक अवधि है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मिलों की संपत्ति, उनका स्टॉक और डायरेक्टर्स की संपत्ति को नीलाम करके किसानों का भुगतान किया जाएगा। वो क्या लिखित नहीं था? तो ये सारी चीजें लिखित नहीं थी। अब क्या ये पार्लियामेंट में जो कह रहे हैं, 2016 में जो कहा था, और अभी भी सीतारमण जी ने बजट पेश करने से 2 दिन पहले, आपके ध्यान है कि नहीं, देखिए उसको, उसमें कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। और सरकार के लिखित आंकड़े जो मैं आपको पहले कह चुका हूं, 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज की बैक में छपे हैं, उसमें यह आया है कि उड़द को छोड़कर 22 जिन्सों में किसानों का सकल आय घटी है 30 से 35% औसतन। वो क्या लिखित नहीं था? तो इनके इन वादों पे सारे लिखित थे, जो कानूनी उनको तो पालन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कैसे विश्वास कर ले, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो यही बात हुई ना कि जो लिखित पर आप नहीं भरोसा कर सकते हैं, आपके मैनिफेस्टो में उस पर भरोसा नहीं किया, स्वामीनाथन का जिक्र आपने भी किया, हम लोग भी बार बार कर चुके हैं, तो फिर एमएसपी पर जबानी क्यों भरोसा कर ले? था, है और रहेगा। और अगर जबानी आप ये बात कर रहे हैं, तो जो मैं दूसरी बात करूं, थोड़ा संक्षिप्त में वो बता दें, जो प्राइवेट मंडी के खतरे हैं जिससे किसान डरे हुए, तो उनका वो डर वाजिब है ना सोमपाल जी? फिर बिल्कुल वाजिब है, ये तो मैं आपको बहुत पहले कह चुका हूं, और करीब 20 इंटरव्यू में कह चुका हूं कि प्राइवेट व्यापारियों के चंगुल से, उनके शोषण से मुक्त कराने के लिए आजादी से पहले 13 वर्ष पहले 1934 में ये परंपरा शुरू हुई थी। और आज भी एक सबूत आप दोबारा से भूल जाते हैं थोड़ा सांजुम जी, कि जहां मंडी समिति अच्छी संख्या में है, पंजाब हरियाणा, वहीं के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। और बिहार जैसे जहां नहीं है व्यवस्था, तो ये कहना कि इसके बजाय प्राइवेट वाला डाल देगा किसी के घर में जाके नोट की बोरी, वो तो शोषण कर रहा था, उसने उससे बचने के लिए तो नियमित मंडी बनाई थी, आप उसको पार्सल आउट करना चाहते हैं। और एक टिप्पणी और अंत में कर दूं, ये जो परजीवी शब्द कहा उन्होंने, आंदोलन जीवी कहा, तो ये राम मंदिर का क्या आंदोलन नहीं था? तब आंदोलन जीवी नहीं थे, तब परजीवी नहीं थे, और बहुत सारे आंदोलन किए भारतीय जनता पार्टी में। और राजनीतिक व्यक्ति करते हैं जो विपक्ष में है, उसका तो ये न केवल अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य है कि वो सरकार की इस तरह की नाकामियों को उजागर करे। और अगर आप समीक्षा करें तो पूरी बीजेपी और आरएसएस की कैडर की समीक्षा करिए, उनमें कितने लोग हैं जो अपना काम करके अपने श्रम से पैसा कमाते हैं। अगर परजीवियों की सबसे बड़ी फौज है तो इनकी है। ये ऑडिट करिए आप, मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, एक एक नाम को उजागर। एक बात और है सोमपाल जी, हम सब ने तस्वीरें देखी है, अगर हम 2014 से 10 साल को देख लें, यूपीए 1 यूपीए 2, उस दौरान जितनी तस्वीरें राजनाथ सिंह की, नितिन गडकरी की, रविशंकर प्रसाद की, स्मृति ईरानी की, दर्जनों मंत्री और सांसद, मंत्री मतलब अब जो मंत्री हैं, और सांसद, इन सब लोगों ने किस किस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन किए हैं, जिसको फोटो आप कहते हैं, उसके लिए न जाने क्या क्या किया है, गले में प्याज की माला से लेकर बैलगाड़ी रिक्शा पर चलने से लेकर साइकिल पर चलने तक, इन लोगों की तस्वीरों से गूगल भरा पड़ा है।
अगर 10-15 साल जब सत्ता में जब बाहर रहते तब की। लेकिन आज जो कोई आंदोलन करता है उनको आप न जाने क्या क्या कहते हो, एक बात। दूसरी बात, इस पर कमेंट चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं सिख समुदाय और गुरुओं की महिमा बताते हुए और उनके सम्मान में जब कहते हैं कि गुरु परंपरा है और मैंने पंजाब की रोटी खाई है, और साथ में कहते हैं जो लोग सिखों के खिलाफ या सिखों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं ये गलत है, तो ये बात कौन लोग कर रहे हैं? ये बात तो सत्ताधारी दल के नेता, प्रवक्ता और मंत्री कर रहे हैं। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं ये। यही तो कर रहे हैं। एक और घटना बताऊं आपको, जितने अलग अलग तरह के वेश बनाकर अपने चित्रों को खिंचवाना और उनकी इवेंट बनाना और उनको छपवाना इस वर्तमान सरकार में हुआ, जो आपने कहा, इन्होंने तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे इस संबंध में घटना याद आती है, जब मेरे पिताजी भी संसद में थे तो उस समय रोज एक बार मिसिस इंदिरा गांधी का, और खासतौर से 71 के बाद रोज चित्र छपता था। तो संसद में किसी ने कहा कि रोज एक चित्र देखने को तो डॉक्टर लोहिया ने, क्योंकि ये जो आपने नाम लिए इनके नेताओं में एक नाम ऐसा भी लिया, उसको मैं लेना नहीं चाहता। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, इट इज वेरी गुड, देयर इज एट लीस्ट ए ब्यूटीफुल फेस टू लुक एट एवरी मॉर्निंग। तो ये, और एक घटना और याद नहीं रही आपके, आंदोलन चला, पंजाब के लोग आके बैठे, तो पहली बार प्रधानमंत्री बिना ये प्रचार किया गया कि बिना सुरक्षा के घेरे के रकाबगंज गुरुद्वारे में चले गए। और मान लिया आप रोज जाते तो कोई ऐतराज नहीं है, पर जब पंजाब का आदमी आंदोलन कर रहा है तब आप वहां गुरुद्वारे में जा रहे हैं। तो ये हर चीज में प्रदर्शन और इवेंट बनाना, ये इनकी आदत है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन ये दो मुहा पर है ना सर, कि एक तरफ गुरुद्वारे में जाते हैं रकाबगंज में और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देते हैं, और आप ही के सरकार के मंत्री और सांसद और नेता उन्हीं गुरुओं की परंपरा के जो वारिस हैं, सिखों और सरदारों के लिए न जाने क्या क्या कहते हैं, खालिस्तानी से लेकर सब। आंदोलन को बदनाम करने के लिए कहा इन्होंने, आतंकवादी कहा, पंजाब का कहा, विदेशों से सहायता आ रही है। तो आज किसके लिए कह रहे थे? आज किसके लिए कह रहे थे कि अपमान कर रहे हैं? आज किसके लिए कर रहे थे? इन्हीं के लिए अपने। चलिए सोमपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में एक बात सोमपाल जी, फिर वही चूंकि शुरू में बात की, उन्होंने जो बड़ा किसान छोटा किसान कहा, उसमें एक बात और कही। बड़े किसान को उन्होंने चिन्हित करने की कोशिश की कि बिजली भी फ्री में उसको मिल जाता है, वो खून चूसने वाला जैसा होता है, उसके ट्यूबवेल से छोटे किसान को पानी खरीदना पड़ता है, मतलब उसकी छवि शोषक जैसी बनाने की कोशिश की बड़ा किसान। और जो आपने कहा कि 1% से कम है वो आबादी, तो वो जो शुरू से थ्योरी है बीजेपी की, बिचौलियों की, आढ़तियों की, बड़े जमींदारों की, उसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ना वो, कि लोग यही समझे। मैं ये बात तो कह चुका हूं कि उसको शोषक का दर्जा दिया जाना, जबकि वो सहूलियत है। मैं दोबारा बताऊं इसका अर्थशास्त्र, अगर छोटे किसान को 2 से 5 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगाना पड़े तो उसका ब्याज कितना बैठेगा? और अगर उसको 250-300 रुपए में 1 एकड़ में पानी लगाने की सुविधा बराबर के किसान से मिल जाए तो कौन से अर्थशास्त्र बेहतर है? किसको बेकार है? क्योंकि इन्होंने खेती की नहीं, माफ करना, इनके बाप दादों ने खेती की नहीं, और ये खेती की छोटी छोटी बातों को ये भी नहीं सोचते कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। वो तो अच्छा है, अगर आप 12 एकड़ के किसान हैं, मैं 2 एकड़ का हूं, आपने ट्यूबवेल लगा रखा अंजुम जी, और मुझे आप 300 या 500 रुपए में एक पानी दे देते हैं, तो 5 बार पानी लगाने का 2500 रुपए में काम चल गया, 5 लाख रुपए का, तो ब्याज भी 60,000 रुपए बैठेगा साल में, मैं कहां से दूंगा? तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसका अर्थशास्त्र सिखा रहे हो? कुछ तो अकल रखिए। इसका आखिरी काउंटर है, खत्म करेंगे, कि आप जो ये सब दिखा के आप बताते हैं और छोटे किसानों के हित चिंतक की तरह कानून ला रहे हैं या इन कानूनों की वकालत कर रहे हैं, तो क्या सर ये कानून अगर लागू हो गया, मान लिया आंदोलन फेल हो गया, तो क्या ये छोटे किसान की तकदीर बदल जाएगी और वो बड़े किसान हो जाएंगे? मैं कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि 1934 में जब चौधरी छोटू राम ने मंडी समिति बनाई थी और जिस शोषण के जाल से किसान को मुक्त कराया था, किसान वापस उसी जाल में फंस जाएगा, और यही इनकी चाल है, यही इनका डिजाइन है, यही इनका षड्यंत्र है। इसीलिए हम आशंकित हैं, किसान आशंकित हैं कि इन कानूनों के माध्यम से हमको उसी अंग्रेजी शासन काल के शोषण में, जमाखोरी में, मुनाफाखोरी में और सूदखोरी के जाल में ये फंसाना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमपाल जी बात करने के लिए। और दर्शकों जिन्होंने देखा, कोशिश करूंगा कि सोमपाल जी से बीच बीच में बात करता रहूं ताकि कृषि क्षेत्र के और किसानों से जुड़े अलग अलग पहलू पर उनकी राय आती रहे। और एक किताब दिखा रहे हैं सोमपाल जी, मैं सिर्फ अपनी बात कह दूं कि एक किताब सोमपाल जी ने लिखी, पिछले इंटरव्यू में नहीं, उन्होंने दिखाया। मैंने नहीं कुछ लिखी। लोगों ने पूछा कि किताब, हाँ, संपादित की आपने, हाँ, बताएं, आप मेरे ही बताएं। पिताजी, मेरे पिताश्री की लिखी हुई है। और सॉरी उनके सॉरी, ये हाँ। रिसर्च नोट्स थे, इनको संजोकर पुस्तक रूप में मैंने 2015 में प्रकाशित किया है। जिस खाप पंचायत को इन शहरियों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, वो कितनी जीवंत और कितनी सकारात्मक और सामुदायिक स्वशासन की आदर्श पद्धति थी, वो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसका जो प्रकाशक पूछा था आपने, आपको लिखकर भेज दूंगा मैं, वो ओरिजिनल्स करके हैं, उनका है ये प्रकाशक का पता है, मैं आपको लिखकर भेज दूंगा, अगर कोई सज्जन चाहे तो ले सकते हैं इसको। सोमपाल जी ने एक किताब इसलिए दिखाई क्योंकि पिछले इंटरव्यू में उन्होंने किताब का जिक्र किया था, तो कुछ साथियों ने मेरे YouTube में कमेंट किया कि वो किताब कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था अभी फोन पर बात करने से पहले कि वो किताब प्रकाशक किसका है, आप बता दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।